कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही शांत, सुरक्षित और बिल्कुल नया बना हुआ आलीशान घर है। हाँ, एक सपनों के घर जैसा। बिल्कुल। और उस घर के एक कमरे में अचानक एक औरत घुस आती है। मतलब वो किसी इंसान जैसी कम और साक्षात किसी खौफनाक डायन जैसी ज्यादा लग रही है। अरे बाप रे! है ना? उसके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए हैं, चेहरा एकदम पीला पड़ चुका है और आंखें बिल्कुल कांतिहीन और डरावनी हैं। और मुझे लगता है उस स्थिति में उसके मैले फटे कपड़ों से गरीबी की गंध भी आ रही होगी। हाँ, बिल्कुल। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि उसकी गोद में एक कुपोषण की शिकार चुईया जैसी कमजोर बच्ची और उसके पीछे भूखे बच्चों की एक पूरी फौज खड़ी है। तो वो उस नए घर में आकर करती क्या है? वो उस नए घर की मालकिन के सामने खड़ी होती है और गरजते हुए कहती है कि अगर तुम्हें ये तिमंजिला मकान बनाकर भी शांति नहीं मिली तो क्या हमारी झोपड़ी छीनकर तुम्हारा कलेजा ठंडा हो जाएगा। ये तो बहुत ही भारी और सीधा वार है। हाँ, और बात यहीं खत्म नहीं होती। वो एक भयानक प्रण लेती है। वो कहती है कि वो मरने के बाद भी प्रेत बनकर इस घर के मालिक के 7 कुलों का नाश कर देगी। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य है। तो आज के इस गहराई से किए हैं अध्ययन में हम गुरदयाल सिंह जी की लिखी एक बेहद मर्मस्पर्शी और झकझोर देने वाली कहानी, जिसका नाम रत्तो है, उसके पन्नों में उतरने वाले हैं। बहुत ही उम्दा विषय चुना है आज की चर्चा के लिए। शुक्रिया। हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे समाज में मौजूद आर्थिक शोषण, एक इंसान की चरम लाचारी और दूसरे के भीतर पनपता अपराध बोध, मतलब जिसे हम गिल्ट कहते हैं, वो इंसानी दिमाग को किस हद तक तोड़ सकता है। हाँ, और कैसे एक जीता जागता इंसान अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठता है। बिल्कुल। तो इस कहानी का जो मुख्य किरदार है रत्तो, और दूसरी तरफ केसु ठेकेदार और उसकी पत्नी राधो, इनके बीच का जो ये टकराव है ना, आज हम उसी को डिकोड करेंगे। इस कहानी का जो सबसे मजबूत पहलू मुझे लगता है वो यही है कि पहली नज़र में देखने पे ये किसी भूत प्रेत या किसी आत्मा के श्राप की एक पारंपरिक डरावनी कहानी लग सकती है। हाँ, आमतौर पर ऐसी कहानियों को लोग हॉरर मान लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन सतह के थोड़ा नीचे जाते ही ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि ये जो क्लास डिवाइड है या जो वर्ग भेद है, ये मानवीय चेतना का एक बहुत ही निर्मम मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। जो दृश्य आपने अभी सामने रखा, जहां रत्तो ठेकेदार केसु और उसकी पत्नी राधो के घर में घुसकर चीखती है, वो महज एक गुस्से का इजहार नहीं है। तो फिर वो क्या है? वो एक ऐसा बिंदु है जहां लाचारी और क्रोध मिलकर एक ऐसा मनोवैज्ञानिक तूफान खड़ा करते हैं जो आगे चलकर राधो के पूरे अस्तित्व को निगल जाने वाला है। मतलब रत्तो का वो प्रवेश सीधे तौर पर उस पूरी शोषक व्यवस्था के खिलाफ एक हताश इंसान का हमला है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक बेबस इंसान का सबसे बड़ा और शायद आखिरी हमला है। लेकिन यहाँ मैं एक पल के लिए रुकना चाहूंगी। रत्तो का गुस्सा और उसका वो श्राप देना बहुत ही नाटकीय लगता है। हाँ, वो तो है। मतलब वो संतु सिरकटे की बेटी होने का हवाला देती है और कहती है कि वो प्रेत बनकर खानदान का नाश करेगी। चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। ठीक है, बताइए। रत्तो का वो प्रवेश ऐसा था जैसे एक बहुत ही शांत और आलीशान कमरे में अचानक कोई बहुत तेज खतरे की घंटी बज उठे। हाँ, बहुत ही सटीक उपमा है ये। तो मेरा सवाल ये है कि क्या रत्तो का ये गुस्सा सिर्फ एक ईंट गारे के घर के छीनने का है? मुझे ऐसा लगता है कि कोई इंसान अपना घर छीन जाने पर कानूनी लड़ाई लड़ता है, पंचायत के पास जाता है। हाँ, या फिर वो सामने वाले के हाथ पैर जोड़ता है। बिल्कुल। पर रत्तो सीधे श्राप और प्रेत बनने की बात पर क्यों आ जाती है? क्या ये सिर्फ उसकी अशिक्षा है या फिर इसके पीछे कुछ और गहरा कारण है? देखिए, मैं कहूंगा कि ये अशिक्षा से कहीं ज्यादा चरम लाचारी का प्रतीक है। चरम लाचारी? वो कैसे? जब समाज में न्याय के सारे स्थापित रास्ते बंद हो जाते हैं, जब एक गरीब की बात सुनने वाला कोई नहीं होता, अदालतें और पंचायतें भी सिर्फ पैसे वालों के पक्ष में खड़ी नजर आती हैं। हाँ, वो तो हम आज भी देखते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में एक बेबस इंसान के पास अपनी बड़ास निकालने का क्या विकल्प बचता है? उसके पास कोई कानूनी ताकत है नहीं कोई शारीरिक ताकत है। एकदम सही, जिससे वो केसु ठेकेदार जैसे रसूखदार आदमी का मुकाबला कर सके। ऐसे में श्राप या बद्दुआ ही उस लाचार का एकमात्र हथियार बन जाता है। ये बात तो सोचने वाली है। रत्तो ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती है कि वो केसु का बाल भी बांका नहीं कर सकती, इसलिए वो भय का सहारा लेती है। मतलब वो जानबूझकर उन्हें डराना चाहती है? हाँ, वो राधो और केसु के मन में एक मनोवैज्ञानिक खौफ पैदा करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उस शून्य में जहां उसकी कोई आवाज नहीं सुन रहा, यही उसकी एकमात्र बची हुई शक्ति है।
ये बहुत ही अजीब और सच कहूं तो परेशान करने वाली स्थिति है ना? और इसका असर भी दिखता है। राधो, जो कि ठेकेदार की पत्नी है, वो रत्तो की इन बातों से बुरी तरह डर जाती है। हाँ, वो अंदर तक हिल जाती है। वो अपने पति केसु ठेकेदार को दोपहर के खाने पर ये सब बताती है। राधो के मन में कहीं ना कहीं रत्तो के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। बिल्कुल, उसमें अभी भी थोड़ी इंसानियत बाकी है। वो कहती है कि उसे रत्तो पर तरस आता है और ऐसी जायदाद को जो किसी गरीब को उजाड़ कर मिली हो, उसे तो कुएं में फेंक देना चाहिए। राधो का ये सोचना बहुत ही स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ से कहानी में जो पूंजीवाद की ठंडी दलीलें हैं और जो मानवीय करुणा है, उसका जो सीधा टकराव देखने को मिलता है, वो सच में हैरान करने वाला है। हाँ, वो जो केसु ठेकेदार का रिएक्शन होता है। बिल्कुल। केसु ठेकेदार राधो की इन बातों पर जोर से हंसता है। वो अपनी पत्नी का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अगर वो उसके जैसी समझदार होता तो आज तक सब्जियां बेच रहा होता। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि केसु का वो हंसना दरअसल उसकी संवेदनहीनता का एक कवच है, एक शील्ड की तरह। हाँ, वो अपनी पत्नी की करुणा को उसकी बहुत बड़ी कमजोरी मानता है। इस टकराव में हम साफ देखते हैं कि कैसे शोषक वर्ग अपनी क्रूरता को हमेशा एक तार्किक और व्यावहारिक जामा पहनाने की कोशिश करता है। केसु अपने उस कृत्य को पूरी तरह से सही ठहराने के लिए गणित और आंकड़ों का सहारा लेता है। हाँ, और उसका ये गणित वाकई ध्यान देने लायक है। मैं यहाँ थोड़ा सा डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगी। अच्छा, बताइए। अगर हम पूरी तरह से निष्पक्ष होकर देखें तो केसु ठेकेदार रत्तो के पति यानी जीवने की लत का जो हिसाब देता है, वो अपनी जगह गलत तो नहीं है। तकनीकी रूप से देखें तो हाँ, वो बताता है कि जीवने ने 1000 रुपए की शराब पी, 300 रुपए की अफीम और नस्वार उड़ा दी। मतलब पूरा पैसा नशे में फूंक दिया। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर 1200 का कर्ज हो गया और उस पे 250 का ब्याज। हाँ, आंकड़े तो यही कहते हैं। और तो और केसु यहाँ तक कहता है कि वो तो बहुत दरियादिल है कि उसने सिर्फ मकान लिया है। दरियादिल वाकई। हाँ, क्योंकि जीवने ने बेईमानी करके अपनी जमीन भी चोरी छिपे बेच दी थी और ठेकेदार चाहता तो उसके घर के बर्तन तक कुर करवा सकता था। ये तो ठेकेदार का अपना नजरिया है। तो तकनीकी रूप से देखा जाए तो ठेकेदार ने सिर्फ अपना पैसा ही तो वापस लिया है। जीवनी ने खुद अपनी आदतों से अपने परिवार को बर्बाद किया। फिर इस पूरी कहानी में केसु को एक क्रूर खलनायक की तरह क्यों देखा जाना चाहिए? देखिए, ये तर्क ऊपर से देखने में बहुत मजबूत लगता है और मजे की बात यह है कि यही वो तर्क है जिसका इस्तेमाल करके शोषक वर्ग सदियों से अपने अपराध बोध से बचता आया है। अच्छा, मतलब ये उनका एक पैटर्न है। बिल्कुल। जीवनी की गलती अपनी जगह है कि वो नशे का आदी है, उसने अपने परिवार को खतरे में डाला, ये सच है। हाँ। लेकिन असली क्रूरता इस बात में नहीं है कि केसु ने अपना पैसा वापस मांगा, बल्कि क्रूरता उस पूरी व्यवस्था में है जहां एक मजबूर और नशे के आदी व्यक्ति की कमजोरी का फायदा उठाया जाता है। समझ रही हूँ। उसे जानबूझकर ऐसा कर्ज दिया जाता है जिसके बदले में बाद में उसकी पूरी जिंदगी छीनी जा सके। केसु उसे दुकानदारी के भेदों का नाम देता है। दुकानदारी के भेद मतलब बिजनेस सीक्रेट्स। हाँ, वो खुद कहता है कि अगर वो ऐसे लोगों को उधार नहीं देगा तो उसकी दुकानदारी कैसे चलेगी। मतलब वो जानबूझकर जूने की लत को बढ़ावा दे रहा था ताकि एक दिन वो उसका मकान हड़प सके। एकदम सही। वो एक शिकारी की तरह जाल बिछाता है और जब वो उसका सब कुछ छीन लेता है तो खुद को दरियादिल साबित करने का जो पाखंड वो करता है, वो सिर्फ उसके अंदर के अपराध बोध को दबाने का एक तरीका है। जब राधो रट्टो की बद्दुआ से डरने की बात कहती है तो केसु कहता है, यदि हाथी कुत्तों के भौंकने से डरकर भाग जाएं तो दुनिया ना उलट जाए। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही ज्यादा अपमानजनक है ना? ये संवाद स्पष्ट रूप से दिखाता है कि वो रत्तो को एक इंसान समझता ही नहीं है। मतलब केसु का दिमाग एक कैलकुलेटर की तरह काम कर रहा है जिसमें इंसानियत का कोई फॉर्मूला फीड ही नहीं है। बिल्कुल सटीक बात कही आपने। खैर, कहानी में आगे बढ़ते हैं। जीवने अपनी शर्मिंदगी के मारे गांव छोड़कर चला जाता है। ठेकेदार की दी हुई समय सीमा जब खत्म होती है तो वो अपनी टूटी फूटी गृहस्थी लेकर निकल जाता है और गांव वालों को लगता है कि अब शायद मामला शांत हो गया। हाँ, रत्तो 3 दिन तक किसी को नजर भी नहीं आती, लेकिन इसके बाद जो होता है वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। वो चौथा दिन। हाँ, चौथे दिन अचानक गांव में उसकी भयानक किलकारियां गूंजने लगती हैं। वो अपने चाचा के पशुओं के अहाते में बैठकर केसु ठेकेदार के बेटों का स्यापा कर रही होती है। स्यापा, ये एक बहुत ही भारी शब्द है। पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों में शोक मनाने की एक बहुत ही आक्रामक और मार्मिक प्रथा है। हाँ, जहाँ औरतें अपनी छाती पीट पीट कर बाल खोलकर किसी की मौत पर विलाप करती हैं। बिल्कुल, ये एक ऐसा दृश्य होता है जिसे देखकर कोई भी सहम जाए। लेकिन रत्तो जो कर रही है
वो तो इससे भी कई गुना ज्यादा खौफनाक है। क्योंकि वो जिंदा लोगों के लिए शोक मना रही है। यही तो सबसे खौफनाक हिस्सा है। वो केसु ठेकेदार की उन बेटों का स्यापा कर रही है जो बिल्कुल सही सलामत है, जिंदा है। वो आधी रात तक चीखती चिल्लाती है और जब बेहोश होने लगती है तब जाकर कहीं चुप होती है। और उसका गुस्सा यहीं शांत नहीं होता। बिल्कुल नहीं। जब ठेकेदार के नए घर का निर्माण हो रहा होता है तो वो वहां जाकर एक खूंटे पर अपना टूटा हुआ जूता मार मार कर गालियां देना शुरू कर देती है। अगर मैं इसे आज की भाषा में कहूं तो ये शुद्ध रूप से एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यानी मनोवैज्ञानिक युद्ध है। मैं आपकी इस बात से 100% सहमत हूँ। जब आपके पास ताकत नहीं होती तो आप सामने वाले के दिमाग में अपनी आवाज इस कदर बैठा देते हैं कि वो सो ना पाए। रत्तो का यह कृत्य शोषक को यह एहसास दिलाने की कोशिश है कि तुमने भले ही कानूनी तौर पर हमारा घर ले लिया हो, लेकिन नैतिक रूप से तुम मर चुके हो। वाकई कितनी गहरी बात है ये। जीवित लोगों का स्यापा करना दरअसल सामने वाले की नैतिकता की मौत का जश्न मनाने जैसा है। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक हथियार है जो ठेकेदार के परिवार की शांति को पूरी तरह से भंग करने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। वो क्या? अगर ये मनोवैज्ञानिक युद्ध है तो ये हथियार अपना निशाना चूक क्यों रहा है? मेरा मतलब है केसु ठेकेदार पर इस स्यापे का, इस जूता मारने का कोई असर ही नहीं हो रहा है। हाँ, वो तो बिल्कुल बेपरवाह घूम रहा है। बिल्कुल, वो अपना घर बनवा रहा है। लेकिन इस पूरे हमले का सबसे भयानक और जानलेवा असर उसकी पत्नी राधो पर हो रहा है। राधो का इससे सीधा कोई लेना देना नहीं था, फिर वो क्यों टूट रही है? इस प्रक्रिया को समझने के लिए हमें एक रूपक का इस्तेमाल करना होगा। मान लीजिए कि ठेकेदार केसु के दिमाग में एक बहुत ही मजबूत फायरवॉल लगा हुआ है। अच्छा, फायरवॉल। हाँ, ये फायरवॉल उसके अहंकार, उसके तर्कों, उसके पैसों और समाज में उसके रसूख से बना है। जब रत्तों का स्यापा या गालियां उस फायरवॉल से टकराती हैं, तो वे केसु के अंदर नहीं जा पाती। वह उन्हें ये सोचकर ब्लॉक कर देता है कि मैं तो हाथी हूं और ये भौंकने वाला कुत्ता है। तो राधो की केस में क्या हो रहा है? राधो के पास ऐसी कोई फायरवॉल नहीं है। राधो के अंदर करुणा है। सही और गलत को पहचानने की एक बुनियादी समझ बची हुई है। हाँ, उसने तो शुरुआत में ही कहा था कि उसे रत्तों पर तरस आता है। बस यही, उसकी यही मानवीयता, यही सॉफ्ट कॉर्नर उसे असुरक्षित बना देता है। जब रत्तों का यह मनोवैज्ञानिक हमला होता है तो यह मेलवेयर या वायरस की तरह सीधा राधो के नर्वस सिस्टम में घुस जाता है, उसके अवचेतन मन में। बिल्कुल, वह रत्तों के दर्द को, उसके गुस्से को एक फिल्टर के बिना सीधे ग्रहण कर रही है। ये एक बहुत ही शानदार रूपक है। राधो बिना किसी सुरक्षा के इस पूरे मानसिक आघात को झेल रही है। हाँ, और बहुत ही वल्नरेबल स्थिति में है। वो एक तरह से दो तरफा हमले के बीच में फंसी है। एक तरफ रत्तों का वो खौफनाक स्यापा और दूसरी तरफ अपने ही पति की संवेदनहीनता, जिसका वो चाहकर भी विरोध नहीं कर पा रहे। और यही बेबसी इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। और फिर कहानी उस बिंदु पर पहुंचती है जो किसी के भी दिमाग को सुन्न कर दे। रत्तो अपनी आखिरी सांस तक हार नहीं मानती। जब वो बिस्तर से उठ भी नहीं सकती थी, तब भी उसने मिट्टी की एक हांडी का पुतला बनाया। हाँ, और उस पर सुबह शाम जूते मारना जारी रखा। और फिर एक दिन खबर आती है कि रत्तो मर गई। रत्तों की मौत की खबर राधो के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। जाहिर सी बात है, ये कोई आम मौत नहीं थी। ये उस अपराध बोध पर लगी एक पक्की मुहर थी कि उनके कारण एक औरत तड़प तड़प कर मर गई। ये सदमा इतना गहरा था कि राधो 2 दिन तक खाट से ही नहीं उठ पाई। उसने न कुछ खाया न पिया। उसे हर पल ऐसा लगता जैसे रत्तो अपने बच्चों के साथ उस नए घर में घुस रही है। वो खौफ उसके अंदर पूरी तरह बैठ चुका था। लेकिन सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े करने वाली घटना कुछ दिन बाद घटती है। जब वो चावल बांटने जाती है। हाँ, नई हवेली बनकर तैयार हो चुकी है और राधो वहां मीठे चावल बांटने जाती है। वहां उसकी नजर एक बच्ची पर पड़ती है। राधो उससे पूछती है, तो किसकी बेटी है? बच्ची जवाब देती है, रत्तो की। अरे बाप रे! वो बच्ची बिल्कुल अपनी माँ की परछाई थी। वही कांतिहीन आंखें, बिखरी हुई लटें, वही पीलापन। राधो की तो जैसे जान ही निकल जाती है। उसका डर अचानक से हकीकत बनकर सामने आ गया। वो घबरा कर घर के अंदर भागती है और फर्श पर बैठ जाती है। और फिर जब वो ऊपर देखती है तो छत पर गार्डर से लटकती हुई रंग बिरंगी कपड़े की चिड़िया में उसे रत्तो की आंखें नजर आने लगती है। और वो वहीं बेहोश हो जाती है। बिल्कुल। तो आखिर ऐसा क्या हुआ राधो को? यहाँ हम देखते हैं कि राधो का दिमाग अब हकीकत और भ्रम के बीच का जो अंतर है उसे खो चुका है।
वो बच्ची रत्तो नहीं है, वो छत पर टंगी चिड़िया रत्तो नहीं है। हम्म। लेकिन राधो का दिमाग अब हर जगह अपने उसी अपराध बोध को प्रोजेक्ट कर रहा है। इसे मनोविज्ञान में हम सेंसरी ओवरलोड और पेरिडोलिया से जोड़कर देख सकते हैं। पैरिडोलिया? ये क्या होता है? ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक स्थिति है जहाँ तीव्र आघात या डर के कारण इंसान निर्जीव चीजों में भी अपने डर के चेहरे देखने लगता है। जैसे राधो को उस कपड़े की चिड़िया में रत्तो की आंखें नजर आईं। अब समझी। और इसके अगले दिन जो होता है वो तो जैसे पूरी कहानी को ही पलट कर रख देता है। हाँ, वो तो क्लाइमैक्स ही है। अगले दिन लोगों ने राधो को ठीक रत्तों की तरह ही गालियां देते और किलकारियां मारते हुए सुना। वो उसी तरह से अपने ही पति मतलब केसु ठेकेदार का नाम ले लेकर उसके बेटों का स्यापा कर रही थी। राधो पूरी तरह से बदल चुकी थी। गांव वालों ने तो तुरंत मान लिया कि उस पर रत्तों की छाया पड़ गई है। अब यहाँ एक बहुत ही तार्किक सवाल उठता है। जी पूछिए। कोई भी इंसान ये सोच सकता है कि क्या सच में ऐसा होता है? मतलब बाहर एक औरत रो रही है, उसने बद्दुआ दी, वो मर गई और अंदर बैठे बैठे घर की मालकिन अचानक पागल हो गई और बिल्कुल उसी औरत की तरह बर्ताव करने लगी। हाँ, तो क्या ये सचमुच कोई भूतिया साया या परछाई थी? देखिए, गांव वाले इसे छाया या भूत प्रेत का नाम दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास इस जटिल मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझने की कोई और शब्दावली नहीं है। उनका नजरिया सीमित है। बिल्कुल। लेकिन जो चिकित्सकीय और मनोवैज्ञानिक वास्तविकता है वो इसके बिल्कुल उलट है। ये कोई भूत नहीं है, ये एक नर्वस ब्रेकडाउन या तंत्रिका तंत्र का पूरी तरह से ध्वस्त हो जाना है। नर्वस ब्रेकडाउन? हाँ, इसे हम कॉग्निटिव डिसोनेंस का सबसे चरम रूप कह सकते हैं। थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे ये कॉग्निटिव डिसोनेंस यहाँ कैसे काम कर रहा है? जरूर। देखिए, राधो के भीतर एक लंबे समय से एक द्वंद्व, एक लड़ाई चल रही थी। उसका एक हिस्सा जानता था कि उसके पति ने जो किया वो अमानवीय और घोर अन्याय था। हाँ, उसकी अंतःआत्मा उसे कचोट रही थी। लेकिन उसका दूसरा हिस्सा एक पत्नी के रूप में एक पितृसत्तात्मक समाज में चुप रहने को मजबूर था। उसने उस अन्याय को अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा, उसका फायदा भी उठाया, लेकिन कभी खुल के विरोध नहीं कर पाई। तो क्या ये चुप्पी ही उसके पतन का कारण बनी? बिल्कुल। ये जो मौन सहमति है, जिसे हम साइलेंट कॉम्प्लिसिटी कहते हैं, ये इंसानी दिमाग के लिए सबसे खतरनाक चीजों में से एक है। केसु ठेकेदार ने जो पाप किया, उसका अपराध बोध उसने लेने से पूरी तरह इनकार कर दिया। तो वो गिल्ट गया कहाँ? वो सारा का सारा अपराध बोध हवा में तैरता हुआ राधो के दिमाग में जमा होने लगा। उसका दिमाग इस भारी बोझ को सहन नहीं कर पाया। और जब सिस्टम क्रैश होता है तो इंसान उस व्यक्तित्व को अपना लेता है जिससे वो सबसे ज्यादा डरा हुआ होता है, या जिसके प्रति उसके मन में सबसे ज्यादा गिल्ट होता है। मतलब राधो का रत्तों की तरह स्यापा करना दरअसल उसके अपने ही पति के खिलाफ एक अवचेतन विद्रोह है। 100%। रत्तों का दर्द, उसका क्रोध और उसका विलाप, ये सब राधो के दिमाग ने अपनी खुद की आवाज के रूप में अपना लिए। ये सचमुच दिमाग को हिला देने वाला है। तो आखिर में राधो ही रत्तो बन गई। जी हाँ। ये इस बात का एक बहुत ही बड़ा और डरावना प्रतीक है कि दूसरों के प्रति अमानवीयता का परिणाम अंततः खुद के घर में पागलपन के रूप में सामने आता है। बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला है आपने। आप किसी का घर तो छीन सकते हैं, उसकी जमीन पर कब्जा कर सकते हैं, लेकिन उस प्रक्रिया में जो मानसिक आघात आप देते हैं और जो अपराध बोध आप पैदा करते हैं, वो एक ऐसा वायरस है जो आपके ही घर की नींव को खोखला कर देता है। यही इस पूरी कहानी का सार है। केसु ठेकेदार ने ईंटों और गारे का एक नया और आलीशान घर तो खड़ा कर लिया, लेकिन उस घर में रहने वाली उसकी अपनी पत्नी का मानसिक घर हमेशा के लिए ढह गया। बिल्कुल। इस पूरी कथा के माध्यम से एक बात जो सबसे स्पष्ट होकर उभरती है वो ये है कि कर्ज, लालच और सहानुभूति का पूरी तरह से मर जाना न सिर्फ शोषित वर्ग को नष्ट करता है बल्कि शोषक को भी नहीं छोड़ता। हाँ, ये शोषक के घर में भी पीढ़ियों को और इंसानी दिमाग को भीतर से खोखला कर देता है। केसु ठेकेदार की वो तथाकथित जीत, जहां उसने 1200 रुपए के बदले पूरा घर हड़प लिया था, दरअसल उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और भयानक हार थी। उसने अपना पैसा तो बचा लिया, लेकिन अपना परिवार हमेशा के लिए खो दिया। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये साफ है कि रत्तो केवल एक असहाय महिला के घर छीनने की कहानी नहीं है। ये मानव मन के सबसे अंधेरे और जटिल कोनों की एक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो हमें अंदर तक सोचने पर मजबूर कर देती है। हाँ। ये दिखाती है कि कैसे हमारा स्वार्थ, हमारी संवेदनहीनता हमारे ही पैरों के नीचे की जमीन खिसका सकती है।
न्याय की आवाज को अगर बाहरी दुनिया में दबा दिया जाए तो वो खत्म नहीं होती। वो कहीं ना कहीं से अपना रास्ता निकाल ही लेती है। बिल्कुल। वो मानव मन के भीतर घुसकर एक ऐसा तूफान खड़ा कर देती है जिसे दुनिया का कोई भी ठेकेदार, कोई भी पैसा और कोई भी पावर शांत नहीं कर सकते। और शायद यही स्रोत सामग्री की सबसे बड़ी प्रासंगिकता है। ये हमें ये देखने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास जो अदृश्य दीवारें हैं वो कितनी आसानी से गिर सकती हैं जब इंसानियत का बुनियादी ढांचा ही सड़ चुका हो। बिल्कुल सही। इस पूरे विषय पर इतनी गहराई से विचार करने के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जहन में आती है। वो क्या? हम अक्सर अपनी मानसिक अशांति, अपने अनजाने डरों या जिंदगी में अचानक आने वाले बुरे वक्त को किस्मत या किसी बाहरी साए का नाम दे देते हैं। जैसे इस कहानी में गांव वालों ने बड़ी आसानी से कह दिया कि राधों पर रत्तों की छाया पड़ गई है। हाँ, वो सबसे आसान तरीका होता है खुद को बचाने का। बिल्कुल। लेकिन ये एक ऐसा विचार है जो किसी को भी अपने गिरेबान में झांकने पर मजबूर कर सकता है। क्या ये संभव है कि वो तथाकथित छाया कुछ और नहीं बल्कि हमारे ही उन विशेषाधिकारों का अनदेखा किया हुआ अपराध बोध हो? मतलब वो प्रिविलेजेस जो हमें मिले हुए हैं। हाँ, और जिसकी कीमत जाने अनजाने में किसी और ने चुकाई है। जब हम एक आरामदायक जीवन जीते हैं तो क्या कहीं कोई ऐसा है जिसके हिस्से का सुकून छीनकर हमारी ये इमारत खड़ी हुई है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। और क्या वही अनकहा गिल्ट हमारी रातों की नींद चुरा रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो चर्चा खत्म होने के बहुत बाद तक हमारे साथ बना रहता है। इस बारे में विचार करना बहुत जरूरी हो जाता है।